बेटा सुरेश, इतने भी अत्याचार मत करो कि कल को आईने में तुम खुद से नजरें तक ना मिला पाओ। बचपन में तुम्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, क्या ये उसी का सिला है? इस उम्र में तुम्हारी माँ को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? हमारे लिए तो पूरी दुनिया तुम थे। तुम्हारे कहने पर मैंने रिटायरमेंट के बाद छोटा सा घर भी नहीं खरीदा। याद है तुम्हें, तुमने कहा था, पापा घर पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, आप हमारे साथ रहिए, ये पैसे आगे चलकर बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे, उन्हें भी तो पता चले कि उनके दादा दादी ने उनके लिए क्या किया है। बेटा, मैंने आंख बंद करके तुम पर भरोसा किया और आज तुम कह रहे हो मेरे घर से निकल जाओ। किशोर बाबू अपने बेटे के सामने गिड़गिड़ाकर उसके साथ रहने की भीख मांग रहे थे। सुरेश बोला, तो क्या गलत कहा मैंने? दादा दादी अपने पोते के लिए कितना कुछ जमा करके जाते हैं और आपने कितने ही रुपए जमा किए हैं? मुश्किल से 25-30 लाख रुपए। उन्हें अपने नाम पर करवाने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े वो मैं ही जानता हूँ। और मुझ पर जो भी आपने खर्च किया वो आपकी जिम्मेदारी थी। पिछले 15 महीनों से आप यहाँ मेरे साथ रह रहे हैं तो हिसाब बराबर हुआ। अब आप मेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि मुझे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहना है। आप लोगों की वजह से घर में रोज झगड़ा होता है। इतना अच्छा घर मैंने इसलिए नहीं लिया कि घर में रोज महाभारत हो। अपना सामान समेटिए, कुछ पैसे दे देता हूँ, ठिकाना ढूंढ लेना। आप ही तो कहते थे कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो ढूंढ लीजिए। फिर इस शहर में बहुत से वृद्ध आश्रम व झुग्गी झोपड़ियां हैं, आपको भी कुछ मिल जाएगा। आप उसमें आराम से रह लीजिएगा। वैसे भी शक्ल से आप लोग उसी के लायक लगते हैं। सुरेश की माँ प्रमिला जी बोली, सुरेश ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे रहने खाने में कभी तुम्हारे बाबूजी ने कोई कमी नहीं रखी। अपनी औकात से ज्यादा तुम पर खर्च करते थे और आज तुम अपने पिता की तुलना भिखारियों से कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? तभी सुरेश की पत्नी विभा बोली, देखो तो कैसे अपने पति के लिए अपने बेटे से लड़ रही है। आप लोगों के इसी व्यवहार के चलते मैं आप लोगों को इस घर में नहीं रखना चाहती और आप लोगों से अब हमें क्या ही फायदा है। मेरे माता पिता इस शहर में अकेले रह रहे हैं। अब जब हम उनकी देखभाल करेंगे तभी तो वो मेरे बारे में सोचेंगे, क्योंकि मेरा भाई तो अब विदेश से लौटकर आने वाला नहीं है, तो उनकी जो भी संपत्ति है हमारी होगी। आप लोगों की वजह से वे लोग हमारे घर रहने नहीं आ पाते हैं, तो अपना सामान उठाइए और चलते बनिए। और बाबूजी, आपने जितने दिन अपने बेटे के लिए किया इन्होंने भी कर दिया। आपने मेरे और मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं किया है, तो मैं क्यों करूं आपके लिए? किशोर बाबू बोले, सही कह रही हो बहू, मैंने अपने बेटे के लिए ही आज तक सब किया, ये तो तुम मानती हो ना। जब बेटा ही पिता का किया हुआ भूल जाए तो तुमसे क्या ही उम्मीद रख सकता हूं। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा सुरेश। मेरे जितने भी पैसे थे तुम मुझे वापस कर दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। सुरेश बोला, पैसे? कौन से पैसे? उन पैसों का तो मैंने आपके पोते देवांग के नाम से फिक्स डिपॉजिट खोल दिया है, और वैसे भी वो सब पैसे आपने मुझे दे दिए थे, तो दिए हुए पैसे क्या कभी वापस मिलते हैं? और आप जो कह रहे हैं कि आज तक सारा पैसा आपने मुझ पर लगाया, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी एक बेटी भी है जो आराम से विदेश में जाकर ठाठ से रह रही है। याद है ना, आपने उसे एमबीए करवाने के लिए कितने पैसे खर्च किए थे? उससे तो आप कभी हिसाब नहीं मांगते। किशोर बाबू बोले, बेटा उसे पढ़ाने में खर्च किया था, फिर उसकी शादी में तो 1 रुपया भी उसके ससुराल वालों ने दहेज नहीं लिया। अब अगर वो कमा रही है तो अपने बलबूते पर कमा रही है, और विवाह के बाद उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। पर तुमने तो मेरे बुढ़ापे की लाठी, मेरी रिटायरमेंट और पहले के सारे पैसे भी ले लिए। अब मैं उससे किस मुंह से मदद मांगूंगा? तुम्हारी पत्नी ने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसके कारण बेचारी कभी यहाँ आती भी नहीं है। महीने 2 महीने में फोन करती है, तब भी तुम लोग मुझसे बात नहीं करवाते हो, तो उसकी बात बीच में मत लाओ। विभा बोली, जब कुछ तारीफ करने की बात होती है तो आज भी अपनी बेटी का नाम दोनों ही लेते हैं। अब जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो बेटे की याद आ रही है। सुनो जी, मैं कह रही हूँ जल्दी से जल्दी इनका सामान समेटकर इन्हें बाहर निकालो, ताकि मैं परसों तक इस घर की साफ सफाई करवा कर अपने माँ पापा को यहाँ ला सकूं। इतना कह विभा अपने कमरे में चली गई। सुरेश ने एक बैग में उनका सामान रखना शुरू किया। प्रमिला जी बेटे के पैर पड़कर कहने लगी, बेटा इतना बड़ा अन्याय मत करो, हम कहाँ जाएंगे? याद है तुम्हें, तुम मेरे बिना एक पल नहीं रहते थे, और अब? सुरेश ने अपनी माँ को पैरों से धक्का मारते हुए कहा, चलो हटो, फालतू की बातें मत करो और निकलो यहाँ से तुम लोग। किशोर बाबू ने अपनी पत्नी को सहारा देकर उठाया और बोले, प्रमिला, शायद हमारी जिंदगी में ये देखना भी लिखा था। तुम किससे उम्मीद कर रही हो? जो बेटा अपनी माँ को अपने कदमों में ले आया,
वो कभी भी अच्छा बेटा नहीं हो सकता। चलो यहाँ से, दुनिया बहुत बड़ी है। बेटे के आगे भीख मांगने से अच्छा है गैरों से भीख मांग ले। इतना कहकर दोनों ने अपना बैग उठाया और रात के अंधेरे में निकल गए। कुछ वक्त पहले ही वे दोनों अपने गांव से इतनी दूर शहर में बेटे के साथ रहने आए थे। इस शहर के बारे में वे उतने ही अनजान थे जितना कि अपने बेटे की मंशा से। भटकते भटकते वे लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इतनी ठंड थी कि वहीं एक चादर बिछाकर दोनों झपकी लेने लगे। सुबह जब आंख खुली तो सारा सामान चोरी हो चुका था। प्रमिला जी रो रो कर लोगों से मदद मांगने लगी तो लोगों ने मदद की जगह कुछ पैसों की भीख दे दी। किशोर बाबू समझ गए कि यही उनके जीवन की सच्चाई है। आखिर पिता इतना कमजोर कैसे हो जाता है कि अपने बेटे से अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ पाता है, जबकि वही बेटा अपनी बात को पिता के सामने बड़े आराम से कहकर सब कुछ अपना अधिकार समझकर मांग लेता है। वक्त बीता। किशोर बाबू प्रमिला जी को लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भटकते रहे। दिनों दिन प्रमिला जी की हालत खराब होती चली गई। एक दिन प्रमिला जी ठंड से ठिठुर रही थी। किशोर बाबू के पास जो भी फटे पुराने कपड़े थे उससे वो उन्हें ढक रहे थे। आते जाते लोग देखते और मुंह फेर लेते। तभी अचानक देवांग, जो अपने माता पिता के साथ छुट्टियां मनाकर लौट रहा था, उसकी नजर किशोर बाबू पर पड़ी। वो बोला, मम्मी पापा देखो, दादी और दादाजी वहां भीख मांग रहे हैं। आसपास के लोगों ने पलटकर बच्चे की तरफ देखा तो विभा उसका मुंह बंद करते हुए बोली, बेटा, बूढ़े लोगों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर उनकी तुलना दादा दादी से नहीं करते। चलो घर चलते हैं, बहुत ठंड है। सुरेश ने अपने माता पिता को देखकर भी अनदेखा कर दिया। घर जाकर विभा बोली, आपके बाबूजी को भीख मांगने के लिए और कोई स्टेशन नहीं मिला? सुरेश बोला, घर से तो निकाल चुका हूं, अब रेलवे स्टेशन से मैं उन्हें कैसे निकाल सकता हूं? विभा बोली, अगली बार से हम हवाई जहाज से ही कहीं जाएंगे या फिर किसी और रेलवे स्टेशन से टिकट करवाना। मैं दोबारा हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती। इधर प्रमिला जी की हालत बहुत खराब हो गई। भूखा पेट और ठंड के दिन, आखिर कमजोर शरीर किन किन चीजों से लड़ाई करेगा। प्रमिला जी के शरीर के साथ साथ उनके मन ने भी हार मान ली और उन्होंने अंतिम सांस ली। किशोर बाबू बोले, प्रमिला, अच्छा किया जो तुम चली गई। आखिर तुम मेरा कितना साथ दोगी। बस मुझे दुख है तो इस बात का कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, पर अब शायद ईश्वर के घर में तुम्हें आराम मिले। बस तुम उनसे विनती करना कि मुझे भी जल्दी बुला ले। कुछ घंटे बाद सरकारी गाड़ी आई और प्रमिला जी के शरीर को जैसे तैसे ले गई। किशोर बाबू की आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। वक्त बीता, लोग भीख देते। किशोर बाबू उन पैसों से आसपास के भिखारियों को खाना खरीद कर दे देते और जो कोई कुछ खाने के लिए उन्हें देता उसे खाकर वो अपना पेट भरने लगे। अब वहां रेलवे स्टेशन पर उनका मन नहीं लग रहा था। हमेशा उन्हें प्रमिला जी की ही याद आती थी। उन्होंने वो रेलवे स्टेशन छोड़ दिया और भटकते भटकते एयरपोर्ट के आसपास के रास्तों पर बैठने लगे। करीब 3 महीनों बाद एक विदेशी पर्यटक किशोर बाबू से बातें करने लगा और उनके बारे में जानने लगा तो किशोर बाबू बोले, क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाऊंगा। जिसके लिए सब कुछ गवाया उसने हाथ में कटोरा थमाया और किशोर बाबू उस विदेशी पर्यटक को बताने लगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी विश्वास करके अपने बेटे के हाथ में सौंप दी और उनके बेटे बहू ने कैसे उनके साथ छल किया। विदेशी पर्यटक किशोर बाबू की वीडियो बना रहा था। किशोर बाबू की आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे, मैं दुनिया के हर माँ बाप से अनुरोध करूंगा कि कभी जीते जी अपनी जमा पूंजी अपने बच्चों के नाम ना करें, चाहे बच्चे कितने भी अच्छे हों। लालच इतनी बुरी बला है कि कब अपनों को पराया कर दे कोई नहीं जानता। एक रोज विभा के पिता शर्मा जी, जो उसके साथ ही रहते थे, फोन पर कुछ देख रहे थे। अचानक से किशोर बाबू की वीडियो देखकर वो हैरान हो गए और उन्होंने आवाज लगाई, विभा, ओ विभा, इधर आ। विभा के साथ सुरेश भी भागा भागा वहां आया। हाँ पापा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? शर्मा जी बोले, छी छी, तुम जैसी औलाद से अच्छा इंसान बेऔलाद रहे। तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी विभा की माँ वहां आई और उन्होंने पूछा, क्या हुआ, आप बेटी दामाद से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? शर्मा जी ने वीडियो दिखाई और बोले, देख लो, जिसने अपने सास ससुर के साथ ये सब किया हो वो अपने माँ बाप को छोड़ेगी? और दामाद जी, आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे अपने माँ बाप को भिखारी की तरह बाहर भटका रहे हो और हमें अपने घर में रख रहे हो। इसका मतलब है आपके मन में जरूर कुछ चालाकी चल रही है।
भूल जाओ, मैं किशोर बाबू नहीं हूं। मैंने पहले ही अपनी सारी संपत्ति अपने पोते के नाम कर दी है। विभा बोली, पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, फिर आप सब कुछ अपने पोते को कैसे दे सकते हैं? अरे कम से कम अपने नाती के बारे में तो सोचते। और इतने महीनों से आप मेरे साथ रह रहे हैं, एक बार भी आपने चर्चा नहीं की। फालतू में हम अपने पैसे और समय आप पर खर्च किए जा रहे हैं। विभा की मां ने एक जोर का थप्पड़ विभा को लगाया और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से ऐसे बात करने की? इसका मतलब तुम दोनों लालच में हमें यहाँ लेकर आए थे। अरे जो अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सका, वो अपने सास ससुर के लिए क्या करेगा? चलो जी, इस घर में रहकर हम पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। जो बेटा अपने माँ बाप का ना हुआ, वो हमारा क्या होगा? इतना कहकर उन दोनों ने अपना सामान समेटा और अपने घर चले गए। शर्मा जी अपनी पत्नी से बोले, हमारी बेटी ने जो पाप किया है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं। चलो अब उस भूल को ठीक करते हैं। इतना कहकर दोनों एयरपोर्ट के रास्ते पर किशोर बाबू को ढूंढने लगे। घंटे भर बाद उन्हें किशोर बाबू मिले। उनसे विनती करके हाथ जोड़कर अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगी और फिर उन्हें अपने घर लेकर आए। पहले उन्हें नहला धुलाकर भरपेट खाना खिलाया। उसके बाद सारी बात पता चली। किशोर बाबू अपनी पत्नी के लिए रो रो कर बताने लगे कि कैसे वो बेचारी भूखी प्यासी इस दुनिया से चली गई। शर्मा जी ने तुरंत किशोर बाबू की बेटी को फोन लगाया और उसकी किशोर बाबू से बात करवाई। बेटी की आवाज सुनकर वो फपक फपक कर रोने लगे। जब सारी बात शर्मा जी ने सुनी तो उन्हें अपनी बेटी और अपनी परवरिश पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन की और सारी बात बताई। 2 दिन बाद किशोर बाबू की बेटी आई। भाई भाभी के खिलाफ उसने भी कंप्लेन की। सुरेश को जब नोटिस मिला तो वो विभा से बोला, तुम्हारे माँ बाप को यहाँ रखने का फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा मेरा नुकसान हुआ। बहन भाई आमने सामने हुए तो विभा ने अपनी ननद और अपने माँ बाप से कहा, मैं चुप नहीं रहूंगी, गिन गिन कर बदला लूंगी। सुरेश की बहन ने जोर का तमाचा विभा को जड़ दिया और बोली, बेशर्म औरत, मेरी माँ मर गई, तुमने मुझे खबर नहीं दी। तुमने मेरे माँ बाप को घर से बेघर कर दिया, उनके सारे पैसे ले लिए और उसके बाद भी अपशब्द कह रही हो। अरे तुम तो नारी जाति पर कलंक हो और ये मेरा भाई कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे जोरू के गुलाम को तो चौराहे पर खड़ा करके कोड़े मारने चाहिए। जिस माँ बाप ने इसके हाथ में कलम पकड़ाई, इसने उनके हाथ में भीख मांगने का कटोरा पकड़ा दिया। याद रखो, तुम लोगों ने जो मेरे माँ बाप के साथ किया है उससे बुरा तुम्हारे साथ होगा। बस ये देख लो कि तुम्हारे हाथ क्या आया, ना माँ बाप की संपत्ति, ना तुम्हारे माँ बाप, ना मेरे माँ बाप का आशीर्वाद। तुम लोगों का हाथ तो खाली का खाली है। पुलिस ने सुरेश को जेल में डाला और खूब अच्छे से कुटाई की। सुरेश को अपने पिता के सारे पैसे लौटाने पड़े। एक दिन किशोर बाबू की बेटी उनसे बोली, पापा अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ चलिए। ये लोग मुझसे छुपाते रहे कि आप ठीक हैं, कभी भी बात नहीं करवाते थे। मैं उनके परिवार के मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी, शायद मेरी वही भूल थी। 2 दिन बाद आप मेरे साथ चलेंगे। किशोर बाबू की आंखों में अब संतोष था। उन्हें जो भी पैसे मिले उन्होंने वृद्ध आश्रम के नाम कर दिए। अगले दिन किशोर बाबू बेटी से बोले, बेटा आज मुझे अच्छे से खाना खिला दो, तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है और भूख भी लग रही है, मैं खाकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बेटी ने अपने हाथों से पिता को खाना खिलाया और उन्हें सुला दिया, पर उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसके पिता जागेंगे ही नहीं। जब उनकी मृत्यु की खबर शर्मा जी को लगी, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेचारे इसी दुख में चले गए कि आखिर उन्हें सब कुछ मिला, पर उनकी पत्नी ने जो दर्द सहा वो किसकी वजह से? अपने बेटे की वजह से। आज के युग में लालच इंसान को इतना नीचे गिरा देता है कि माँ बाप और बच्चों के बीच बस लालच का कमजोर पुल होता है, जिसके टूटने पर बस दुख और दर्द के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। बहन ने अपने भाई से, शर्मा जी ने अपनी बेटी से हर रिश्ते को तोड़ दिया। तब जाकर उनको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।